Welcome back to my YouTube channel. I am Gaurav Tripathi. Today I have come here with CDP. The topic is कोहलबर्ग्स theory of moral development. मीन्स हिंदी में अगर बात करें तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। एक्चुअली क्या है कि सीटेट में तीन ऐसे मेन साइकोलॉजिस्ट हैं या मेन ऐसे थ्योरिस्ट हैं जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और नियर अबाउट 6 से 7 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, हर बार आते हैं। इनमें से पहले हैं पियाजे, दूसरे हैं कोहलबर्ग, तीसरे हैं वाइगोत्स्की। इन तीनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप सीटेट के लिए जा रहे हैं। इन तीनों को आप स्किप नहीं कर सकते। और इसमें आज हम लेकर आए हैं कोहलबर्ग की थ्योरी, जो कि नैतिक विकास से संबंधित है। इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जिसमें ये बताते हैं कि जो बच्चा होता है उसका नैतिक विकास के कई सारे चरण होते हैं, उन चरणों से होकर उसका विकास होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि नैतिक विकास अगर पूछा जाता है तो वो कोहलबर्ग से रिलेटेड होता है। कहीं पर भी क्वेश्चन आए नैतिक विकास का तो नैतिक विकास मीन्स कोहलबर्ग। ओके, अब हम बात करते हैं इनकी थ्योरी की कि ये क्या कहते हैं अपने सिद्धांत में। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, इन्होंने नैतिक विकास की 3 मेन स्टेजेस बताई हैं। पहली, जैसा कि आप देख सकते हो, जो कि बोली जाती है प्री कन्वेंशनल। ओके, प्री कन्वेंशनल, जो कि यहाँ पे लिखी है प्री कन्वेंशनल मोरलिटी। दूसरी जो थ्योरी इन्होंने बताई है वो है कन्वेंशनल, मीन्स अगर हम बात करें तो पहली है पूर्व परंपरागत, दूसरी है परंपरागत, और तीसरी जो थ्योरी है इनकी वो है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। मीन्स इसमें आप एयर ऐड कर लीजिएगा। पोस्ट कन्वेंशनल मीन्स पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्च परंपरागत, 3 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं। अब इन्होंने एक चीज़ और बताई, इन तीनों स्टेजेस में इसके भी दो दो सब पार्ट हैं। मीन्स इसमें भी इसके 2 सब पार्ट हैं, इस थ्योरी के भी 2 सब पार्ट हैं, इस थ्योरी के भी 2 सब पार्ट हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल कितनी स्टेजेस हो गई? 6, ठीक है। मीन्स इन्होंने क्या कहा है, 6 स्टेजेस, टोटल स्टेजेस की ये बात कर रहे हैं, उसमें 6 स्टेजेस हैं। मीन्स वैसे तो क्या है 3, वैसे तो 3 है, 3 में डिवाइड कर रखा, लेकिन फर्दर ये 2 में डिवाइड होकर टोटल बन जाती हैं 6 स्टेजेस। ओके, 3 × 2 = 6। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये अपनी थ्योरी में नैतिकता के बारे में क्या कहते हैं, और बड़ा ही आसान तरीके से हम पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे एक सिंपल तरीके से। एक्चुअली होता क्या है, इनके नैतिक विकास के पीछे एक स्टोरी है। एक आदमी होता है, एक मैन होता है, जिसको हम कह सकते हैं हीन्स। तो वो क्या करता है कि उसकी वाइफ बीमार हो जाती हैं। जब उसकी वाइफ बीमार होती है तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती। तो वो एक पर्टिकुलर मेडिसिन होती है, जिससे कि उसको पता चलता है कि अगर इस मेडिसिन या ये जो ट्रीटमेंट है इससे उसकी वाइफ सही हो जाएंगी। तो होता क्या है कि वो जब जाता है उस डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उससे अच्छा खासा अमाउंट मांगता है कि हमें इतने रुपए आप दीजिए, हम आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट कर देंगे या ये मेडिसिन आपको दे देंगे। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि वो एकमात्र ऐसी दवा होती है जिससे कि इसकी वाइफ ठीक हो सकती थी, और बट उसके पास पैसे उतने नहीं होते हैं। तो अब क्या है कि उसको अपनी वाइफ को भी बचाना है। तो वो क्या करता है, पैसे ना होने की वजह से वो एक दिन चोरी करता है। मीन्स वो टेबलेट चुरा लेता है। मीन्स ये एक स्टोरी होती है। तो हालांकि उसमें पनिशमेंट भी किया जाता है उसको। फिर इसी कहानी के आधार पर कोहलबर्ग के कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को या चिल्ड्रन को वो देते हैं स्टोरी यही, और उन क्वेश्चंस के बारे में पूछते हैं। जैसे उसमें कई क्वेश्चंस होते हैं, उसने अच्छा किया, गलत किया, या क्या करना चाहिए था उसको। तो इसी पे बेस्ड वो अपने इन सिद्धांतों को बनाते हैं। तो अब
ये थ्योरी इनकी इस स्टोरी पे बेस्ड है। तो हम बात करते हैं इन्होंने क्या कहा है कि पहली जो स्टेज है जो ये बोलते हैं जो प्री कन्वेंशनल, या इसको हम कह सकते हैं पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत, ये पूर्व परंपरागत स्टेज है। इसमें ये कहते हैं कि जब बच्चा ये एक्चुअली स्टेज जो होती है ये इन्होंने बताई है 0 से 9, ठीक है, 0 से 9 में बताई है इस उम्र में क्या चीज़ें होती हैं। पहला इन्होंने बताया, पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। मींस इनका कहने का मतलब है कि जो बच्चा छोटा होता है तो वो क्या ओबीडियंस एंड पनिशमेंट मींस या ऑर्डर एंड पनिशमेंट कह सकते हो। बच्चे को दंड दंड की जो है उसको उससे डर लगता है, वो आज्ञाकारी होता है, और पनिशमेंट की वजह से क्या करता है वो जो है आज्ञा मानता है। मीन्स आज्ञा दंड और पनिशमेंट मीन सॉरी ऑर्डर एंड पनिशमेंट का मतलब क्या, आज्ञाकारिता और दंड इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो आज्ञाकारी होता है। मीन्स जैसे वो समझता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमको पनिश किया जाएगा, तो इस भय से वो काम करता है। मीन्स ऑर्डर एंड पनिशमेंट, एक ऑर्डर किस लिए बना के रखता है वो, उसे डर है कि उसको दंडित किया जाएगा, तो इसी वजह से उसमें नैतिकता रहती है। मीन्स भय, उसमें डर होता है किस चीज़ का, दंड का। मीन्स इन्होंने कहा है द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज स्पेशली कॉमन इन यंग चिल्ड्रेन बट एडल्ट्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस टाइप ऑफ रीजनिंग। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन सी रूल्स एज फिक्स्ड एंड अब्सोल्यूट। मीन्स ये देखते हैं कि जो भी नियम बनाए गए, जैसे घर में क्या होता है कि पेरेंट्स होते हैं वो कह देते हैं बेटा ये नहीं तुम छू सकते, ये नहीं कर सकते तुम, तो बच्चा समझता है अगर ऐसा करेगा तो उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। तो इस वजह से वो क्या करता है, आज्ञा मानता है, वो नहीं करता। ओबेइंग द रूल्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ मीन्स टू अवॉइड पनिशमेंट। मतलब क्यों वो आज्ञा मान रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसको पनिशमेंट मिले। ठीक है, तो ये पहली स्टेज हो गई है। अब दूसरी जो स्टेज है वो है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, या हम इसको कह सकते हैं ईगोसेंट्रिक। ओके, ईगो, दिस इज ईगोसेंट्रिक। ये ईगोसेंट्रिक स्टेज भी होती, मीन्स अहमवादी। ईगोसेंट्रिक क्या होता है, बच्चा वो अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है। मीन्स इसकी जो सेकेंड स्टेज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट के बाद आती है प्री कन्वेंशनल की, वो है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। मीन्स वो अपने फ़ायदे की भी कभी कभी बात सोचता है। मीन्स जैसे अगर इसको हम सिंपल शब्द में कहें तो वो क्या है कि हम बच्चों से काम कराते हैं कि बेटा ये काम कर देना, बेटा ये ला देना, तो वो क्या कहेगा, वो ऐसे नहीं जाएगा। जब उसको फ़ायदा होगा, आप कुछ उसको दो, मीन्स हम जनरली क्या कहते हैं, बेटा ठीक है हम आपको चॉकलेट देंगे, ये काम कर दो मेरा, तो ऐसे हम काम कराते हैं, तो उसको क्या लगता है कि उसको उसके काम करने के बदले कुछ मिल रहा है। तो इस तरीके से इस स्टेज में क्या ये कहते हैं कि एट दिस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल पॉइंट। मीन्स वो अपने तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, एंड जज एक्शन बेस्ड ऑन हाउ दे सर्व इंडिविजुअल नीड्स, और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा करने की इसके माध्यम से कोशिश करता है। जैसे मान लो उसको टॉफ़ी चाहिए, तो वो क्या, जब आप उसको टॉफ़ी चाहिए होगा, आप कुछ भी कहोगे कराने के लिए, तो कुछ भी आप जब बोलोगे करने के लिए, तो वो क्या करेगा कि जो है वो क्या करता है कि अपने अपना फ़ायदा देखता है। ठीक है, वो अपना फ़ायदे को सोचकर ही काम करता है, वैसे वो काम नहीं करेगा, आप चाहे जितना करवाते रहो वो नहीं करेगा। मीन्स इसमें इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की बात करता है, बदले में कुछ करेगा। जैसे एट दिस स्टेज ऑफ मोरल development children account for individual points of view and judge action based on how they serve individual needs. In the Hinds dilemma, children argued that the best course of action was the choice the best serve Hinds need. बिकॉज जब हिंड्स को क्या ज़रूरत थी, उसको दवाई चाहिए थी अपनी वाइफ के लिए, तो रिसिप्रोसिटी क्या मीन्स एक्सचेंज होता है। मीन्स हमें बदले में कुछ चाहिए होता है, अगर हम कुछ काम करेंगे तो उसके एक्सचेंज में हमें कुछ चाहिए होता है, बट ओनली इफ़ इट सर्व वंस ऑन इंटरेस्ट। और वो चीज़ तभी वो करेगा जब वो उसके ज़रूरत की चीज़ होगी। तो ये होता है ईगोसेंट्रिक भी इसको बोलते हैं, या इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज भी इसको बोला जाता है।
ठीक है, समझ में आ गया ना ये कैसे, मतलब इसमें क्या है, पहली स्टेज बच्चा वो करता है पनिशमेंट की वजह से, आज्ञा मानता है। दूसरी स्टेज में क्या होता है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है थोड़ा सा, फिर वो क्या करता है कि वो अपने फ़ायदे की सोचता है, मतलब उसको जब आप कुछ करोगे तो उसका फ़ायदा उसमें है, तो वो एक्स इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की बात करेगा, मीन्स उसके बदले ही कुछ करेगा। फिर आती है दूसरी स्टेज जो कि है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल स्टेज मीन्स, या जिसको हम बोलते हैं परंपरागत। ओके, इस स्टेज को बोला जाता है परंपरागत। तो इसमें भी दो स्टेज हैं। पहला स्टेज ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। इसमें पहला है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपके वैयक्तिक रिलेशनशिप कैसे हैं, मीन्स आप एक सोसाइटी में रहते हो, मीन्स बच्चा एक सोसाइटी में रहता है, उसका आसपास के लोगों से, उसके कलीग्स से वो कैसे बिहेव करता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसमें क्या आता है, इसको कभी कभी गुड बॉय एंड गुड गर्ल बोलते हैं, और ये हमेशा पूछा जाता है अच्छा लड़का अच्छा लड़की का सिद्धांत, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ठीक है, ये हमेशा आता है, अगर इस पूछा जाए कि अच्छा लड़का अच्छा अच्छी लड़की, ये किसका सिद्धांत है, ये है कोहलबर्ग का। और अगर कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की ये सिद्धांत किस स्टेज में है, दैट इज़ द सेकेंड स्टेज। ओके, और कभी कभार क्या होता है कि वो ऐसे ना पूछकर अगर रख देते हैं क्वेश्चन कि इन स्टेज में से किस स्टेज में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का सिद्धांत आता है, तो उन्होंने ऑप्शन दे दिए प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। तो किस में आएगा, कन्वेंशनल में। तो ये बहुत आता है, हर बार आता है क्वेश्चन, तो इसको याद रखना। अब इसमें क्या है, बच्चा अच्छे बनने की कोशिश करता है, वो सोसाइटी में सोचता है वो अच्छे तरीके से लोग उसको याद रखें, मतलब उसको क्या है कि वो एक नहीं कहते हैं कि बेटे तुम अच्छे हो, तो वो हर काम उसी के लिए वो चाहता है कि उसको लोग अच्छा माने, मीन्स वो अपने को इस्टेब्लिश करना चाहता है, एक इमेज, अच्छी इमेज बनाना चाहता है। तो ऑफन रिफर टू एज द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। दिस स्टेज ऑफ moral development is focused on living up to social expectations and roles। इवन वो क्या करता है कि जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सामाजिक जो आशाएं होती हैं लोगों की, या रोल्स होते हैं, उन पे भी वो खरा उतरने की कोशिश करता है। लोगों के दृष्टि में, लोगों के व्यू में वो चाहता है कि लोग उसको एक अच्छे नागरिक या अच्छे लड़के या अच्छे लड़की के रूप में जाने। देयर इज़ एन एम्फेसिस ऑन कॉन्फॉर्मिटी बीइंग नाइस, मीन्स वही बात है कि वो नाइस बनना चाहता है। एंड कंसिडरेशन ऑफ हाउ चॉइस इन्फ्लुएंसेस रिलेशनशिप, जिसके थ्रू मेन अच्छा क्यों बना, ताकि उसके अदर लोगों से रिलेशनशिप अच्छे रहें, मीन्स लोग उसके साथ अच्छे फ्रेंडली तरीके से फेस आए। मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में कई ऐसे लड़के होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही मीन्स बैड टाइप के होते हैं, तो उनकी एक अलग लोगों का कॉन्सेप्ट बन जाता है अगर ये बच्चा बेकार है। और तो इस वजह से इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा हमेशा चाहता है कि उसको एक अच्छी इमेज के रूप में याद किया जाए। तो ये है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो कि सेकेंड स्टेज है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का सिद्धांत, ये बहुत पूछा जाता है। अब आता है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, इसी का मीन्स सेकेंड स्टेज का ही जो दूसरी स्टेज है सेकेंड की ही, वो मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। अब बात जब अच्छा लड़का और अच्छा लड़की की हो रही, तो जाहिर सी बात है वो सोशल ऑर्डर को भी मेंटेन रखना चाहेगा, मीन्स जो व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको वो मेंटेन रखेगा, और वो कोई अपराध नहीं करेगा, गिल्ट को वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा। मीन्स एट दिस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट पीपल बिगिन टू कंसीडर सोसाइटी एज ए होल। मीन्स यहाँ पे इस स्टेज में क्या, सोसाइटी जो समाज है, समाज को देखकर ही वो काम करता है। समाज में जो काम बैन है उनको वो नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगता है अगर वो ऐसा काम करेगा तो लोग उसको गलत कहेंगे, बैड कहेंगे, तो इस वजह से वो अपनी इमेज को धूमिल नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। वाट एवर द सोशल ऑर्डर ही ट्राई टू मेंटेन देम। तो व्हेन मेकिंग जजमेंट, क्योंकि लोग जजमेंट करते हैं ना, क्योंकि सोसाइटी में ये चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, बच्चे जो होते हैं अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं या पढ़ नहीं रहे हैं या घूम रहे हैं इधर उधर, तो एक अलग इमेज बन जाती है, तो वो चाहते हैं कि उनकी ऐसी इमेज ना बने, तो इसी वजह से वो अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करते रहते हैं। द फोकस इज़ ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर बाय फॉलोइंग द रूल्स, डूइंग वंस ड्यूटी
एंड रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी। इवन वो क्या, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं इस स्टेज में, इसलिए करते हैं ताकि लोग उनको अच्छा कहें। मीन्स ये दोनों स्टेजेस लगभग एक जैसी ही हैं। पहली है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दैट इज़ गुड बॉय एंड गुड गर्ल। सेकेंड है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, मीन्स इसमें जो लॉ और कानून व्यवस्था है उसको वो ध्यान में रखकर ही काम करता है। अब जो लास्ट में जो स्टेज है वो पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी है, जो कि इनकी लास्ट की तीसरी अवस्था है। इसके भी दो पार्ट्स हैं, मीन्स पश्च परंपरागत इसको बोलते हैं, पश्च परंपरागत अवस्था, ठीक है। मीन्स अब इसको पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। मीन्स दो जो हैं, पहली तो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेकेंड और थर्ड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब इसमें क्या है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यहाँ पे वो सामाजिक समझौते की बात करता है। इसमें क्या होता है कि उसके सेल्फ चूजन प्रिंसिपल्स होते हैं और उसकी खुद की मोरल रीजनिंग होती है, जिस पे वो उसके इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस बेस्ड। मीन्स इस एज तक क्या होता है, बच्चा समझदार होने लगता है। मीन्स वो जब समझदार बड़ा हो जाता है, मीन्स कह सकते हो कि एक किशोरावस्था से भी आगे वो जाता है, तो वो फिर अपने जो सामाजिक समझौते हैं और उसके जो खुद के राइट्स हैं उसके बारे में वो सोचने लगता है। जैसे यहाँ पे एट दिस स्टेज पीपल बिगिन टू अकाउंट फॉर द डिफरिंग वैल्यूज़, opinion and beliefs of other people. Rules of law are important for maintaining a society, but members of the society should agree upon these standards. क्या होता है कि जो भी समझौते बने होते हैं हमारे सोसाइटी में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स दैट इज़ रूल या लॉ जो होते हैं, उनके बेस पे वो काम करता है। और वो क्या चाहता है कि उससे, उन सोशल कॉन्ट्रैक्ट से उसके राइट्स जो हैं वो भी ना वायलेट हो। मीन्स वो अपने राइट्स और जस्टिस की भी बात करने लगता है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही। मीन्स लॉ एंड ऑर्डर के तहत ही वो क्या करता है, अपने बात करता है। मीन्स अपने इंडिविजुअल राइट्स की। यहाँ पे क्या है कि कन्वेंशनल में क्या होता है कि ऑथोरिटी, मीन्स सेकेंड स्टेज जो है उसमें वो कि अच्छा बनने की कोशिश करता है। मीन्स जो बड़े लोगों को जो चीज़ें पसंद होती हैं उन्हीं की बात करता है। लेकिन इस स्टेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे बात तो वो सामाजिक समझौते या लॉ एंड ऑर्डर उसकी बात करता है, लेकिन फिर कहीं उसके राइट्स भी आ जाते हैं। अगर उसके राइट्स वायलेट होने लगते तो फिर वो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगता है। मीन्स वो चाहता है कि उसके प्रति न्याय हो। तो ये थोड़ा डिफर है वहाँ से। वहाँ पे चाहे जो हो उसके साथ वो उस चीज़ को फॉलो करता है, रूल्स को मानता है, भले ही उसके राइट्स वायलेट हों किसमें, सेकेंड स्टेज में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसके इंडिविजुअल राइट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा ही वैल्यू रखते हैं, दैट इज़ ओके। अब जो लास्ट जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल जिसे बोला जाता है या यूनिवर्सल इथिकल, ये सबसे लास्ट स्टेज है। अब इसको हम बता रहे, इसमें क्या होता है, इसमें वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका होता है। अब उसकी खुद के लॉजिक्स होते हैं, ओके, खुद के उसके लॉजिक्स होते हैं, खुद की उसकी रीजनिंग पावर होती है, खुद की उसकी रीजनिंग पावर होती है। वो इन सब, वो अब क्या सोचता है कि जो काम जिससे फ़ायदा हो रहा है वही काम वो करता है, भले ही उसमें उसको लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करना पड़े। मीन्स जिससे उसको लगता है कि अगर वो ऐसा काम करने जा रहा है और इस काम से, मीन्स क्या है कि भले ही आउट ऑफ वे जा कर के उसको कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन उससे उसका फ़ायदा है, नैतिकता की बात है। तो जैसे मान लो इसमें क्या है, कोलबर्ग्स फाइनल लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग बेस्ड अपॉन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स एंड अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इसमें उसके अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वो सोचने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। एट दिस पीपल फॉलो दीज इंटरनाइज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इवन इफ दे कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड रूल्स। वो यहाँ पे लॉ एंड रूल्स तोड़ने की भी बात करने लगते अगर उनके साथ न्याय नहीं होता है। मीन्स जैसे इसका एक अच्छा सा एग्जांपल हम दें, हमारे समाज में क्या कहा जाता है कि चोरी करना एक अपराध है, जो कि बुरी बात है। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक बहुत ही डेस्परेट पर्सन है जिसको कुछ पैसों की ज़रूरत है और वो चोरी करता है, ठीक है। वो चोरी कर रहा है तो उसने एक
स्मॉल अमाउंट जो उसके रिक्वायरमेंट के लिए था उसने चोरी किया। अब वो तब तक क्या हुआ, वो भागने लगा, मीन्स उसके पीछे कुछ लोग जान गए, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाग रहा है। तो वो जो पीछे लोग हैं वो उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब हमारा भी दायित्व क्या बनता है कि चूँकि चोरी करना पाप है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी या तो उसको पकड़ के उनको हैंड ओवर कर देना चाहिए, लेकिन हमको जब पता चलता है कि जो लोग उसके पीछे पड़े हैं वो उसको जान से मार देंगे केवल छोटी सी चोरी के लिए, तो हम यहाँ पे अपनी मोरल रीजनिंग या माइंड को यूज करते हैं, लॉजिक को यूज करते हैं। वो हमारे घर में छुपता है या हम उसकी जान बचा लेते हैं या हम उसको छुपा लेते हैं। हमसे लोग पूछते हैं भाई आपने इस आदमी को देखा, हम वहाँ पे झूठ बोल देते हैं नहीं भाई मैंने नहीं देखा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये भी चीज़ गलत है कि मैंने झूठ बोला, मैंने उस चोर की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अगर बात करी जाए तो यहाँ पे क्या है कि वो लोग उसको मार डालते, अगर हम चोरी को उससे कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है कि हमने अच्छा काम किया है उसकी जान बचा कर, क्योंकि जान जो है वो उससे बड़ा अपराध हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, हमारी रीजनिंग, हमारी पावर, हमारी क्षमता, उसकी हम बात करते हैं। मीन्स यहाँ पे हम अपने अपने मोरल गाइडलाइंस को सेट कर लेते हैं। कभी कभार हो सकता है कि वो लॉ के अकॉर्डिंग हो या कभी कभार हो सकता है लॉ के अकॉर्डिंग ना हो। मीन्स यहाँ पे हम अपने दिमाग को यूज़ करके काम करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आता है या तो इस पे आएगा यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे कि कौन सा ऐसा नैतिक सिद्धांत है जहाँ पर मनुष्य अपनी लॉजिक या अपने विवेक का यूज करता है, तो वो हमारी थर्ड स्टेज होगी, दैट इज़ पोस्ट कन्वेंशनल, और इसमें भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल की। तो बस इतनी ही चीज़ें यही पूछी जाती हैं, इन्हीं पे बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं कोहलबर्ग से। आई होप कि आप लोग कर सकोगे इसको। कैसे करना है, सब आपको सबसे पहले सेकेंड स्टेज याद रखनी है जहाँ पर वो बात अच्छा लड़का और अच्छी लड़की सिद्धांत की बात करता है और मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर की बात करता है। ओके, वो एक सोसाइटी में अपनी जान पहचान मीन्स एक अच्छी इमेज के उसको चिंता होती है। जो थर्ड स्टेज है उसमें वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका होता है। अब अगर उसको किसी भले के लिए, उसके कुछ राइट्स के लिए, कुछ मॉरल गाइडलाइंस के लिए अगर उसको लॉ को तोड़ना भी पड़ता है या कुछ उस आउट ऑफ वे जाना पड़ता है तो भी वो निसंकोच चला जाता है, दैट इज़। और पहला सिद्धांत जहाँ पे हमने बताया था ओबीडियंस एंड पनिशमेंट या ऑर्डर एंड पनिशमेंट, जहाँ पे बच्चा दंड के भय से काम करता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं कोहलबर्ग की और हमेशा आता रहता है। तो आई होप यू ऑल जस्ट गॉट। एक्चुअली हम इस वीडियो को इसलिए अभी तक लेकर आए हैं क्योंकि अभी तक मैंने इंग्लिश पेडागॉजी के ही बनाए हैं वीडियो। कई मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि सीडीपी पे भी बनाइए, सीडीपी पे, तो मैंने सोचा कि पहले हम सीडीपी पे बनाएंगे लेकिन सबसे पहले थ्योरिस्ट को कवर करते हैं, 3 ये कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की, पियाजे को, इनको पढ़ाने के बाद फिर हम आएंगे अपने पेपर को लेकर के और कैसे करना है वो हम सीखेंगे। क्योंकि इन 3 थ्योरिस्ट के को अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो 7 से 8 क्वेश्चंस आप लॉस में रहोगे, नहीं कर पाओगे। तो अब हम अगला वीडियो जो बनाएंगे वो पियाजे पे बनाएंगे। पियाजे थोड़ा ब्रॉड में है, पियाजे ने कई सारी चीज़ें कही हैं, पूछे भी बहुत जाते हैं, तो उसके लिए आप वेट करिए, मे बी कल हम उस पर काम करेंगे। तो थैंक यू एंड